ये सवाल है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हर एक बार एग्जाम में देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है, बोल सकते हो तो जीजा है उसका बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो ध्यान से देखो, करा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब इसमें घनात्मक पूर्णांक कह रहा है, ध्यान से सुनना। घनात्मक पूर्णांक तुम्हें नहीं पता तो सबसे पहले मान लो, ठीक है। क्या माना? माना ए कोई घनात्मक पूर्णांक है, ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। ए कोई क्या है? घनात्मक पूर्णांक है। अब हम लोगों ने ए को तो मान लिया कि यह घनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब आगे देखो, और इसमें भागफल हमारा क्या, मान लो भागफल हमारा क्यू है। देखो मैं आपको समझा देता हूं कैसे, ठीक है। भागफल तुम्हारा क्या है? क्यू है। देखो अगर आप ए में भागा दोगे, ध्यान से समझो मेरे भाई, ठीक है। ए में भागा दोगे, किससे भागा देना है तुम्हें? किसके रूप में? 3m + 1 3m। मान लो 3 से ए में भागा दोगे, ए कोई क्या है? तुम्हारा घनात्मक पूर्णांक है। तो कोई एक क्यू निकल के आएगा, कोई एक आर निकल के आएगा, मतलब शेष निकल के आएगा, भागफल निकल के आएगा, समझ रहे हो। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? ए बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3q + में r। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा। ऐसे नहीं पता तो ऐसे लिख लो, ए बराबर क्या होता है? bq + में r। तो इसकी जगह पे हम b की जगह पे 3 रख दिए, क्योंकि b की जगह पे हमारा मान दिया है ना, 3 से भागा देना, मतलब 3 के रूप में है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें बनाना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हम लिख लेंगे। अब जो भी चीज़ होता है ना, अच्छे तरीके से लिखा करो। अब जब चीज़ें आप लिखोगे तो मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ए बराबर क्या है मेरे भाई? 3q + में r है, यही चीज़ें आया है। अब यहाँ पर तुम्हें बताओगे r का मान क्या होगा। r का मान तुम्हारा क्या आ सकता है? ध्यान से देखो, r का मान तुम्हारा इससे हमेशा छोटा ही ना r आएगा। r का मतलब शेष की जगह पे इससे छोटा आएगा, 2 तक आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। अगर 3 आएगा तो फिर 3 से 3 में भागा दे देंगे, एक बार में तो खत्म हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि r का मान 0, 1 और 2 आएगा। तो इस तीनों पे आपको बनाना है। तो आप स्थिति क्या लोगे? स्थिति फर्स्ट लोगे, ठीक है। स्थिति आप ले लो, और स्थिति पहला में क्या लिख के बनाओगे मेरे भाई? r बराबर 0, ठीक है। अब r बराबर 0 लेंगे और इस पे बैठाएंगे, पारा पारी तीनों लेंगे, 0, 1 और 2। तो r बराबर हम लोग 0 लेकर बना रहे हैं, ठीक ना। तो देखो a बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3q हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, क्योंकि r की जगह पे हमें 0 बिठाना है। तो a बराबर तुम्हारा डायरेक्ट क्या हो गया? 3q, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? वर्ग बनाना है। तो दोनों तरफ हम वर्ग लेकर बनाएंगे, क्वेश्चन में कह ही रहा है वर्ग लेने के लिए, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो a का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ भी वर्ग हो जाएगा, 3q का वर्ग हो जाएगा। a का वर्ग तुम्हारा a जस का 10 रह जाएगा, 3 का वर्ग 9 और q² जस का 10। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ से a² तुम्हारा जस का 10, यहाँ से तुम चाहो तो 3 को कॉमन ले सकते हो, यानी ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 3q², ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इस पूरे पार्टी को आप क्या मान लोगे? m मान लोगे। तो a बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया? 3m। m क्यों माना? m के फॉर्म में क्वेश्चन हमें दिखाना था, तो इस पूरे वाले पार्टी को हमने मान लिया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर आपको घेरना नहीं है, समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ पर m बराबर आप क्या लिखोगे? 3q², ठीक है। तो ऐसे लिख के दिखा सकते हो, एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। r बराबर 0 लेकर बना दिया। अब अस्थिति 2 बनाओगे, ठीक है। अब स्थिति दूसरा में क्या बनाओगे? r का मान क्या लोगे? 1 लेकर बनाओगे। तो a बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 3q + का 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हमें वर्ग करना है, ठीक है। तो इधर भी हम क्या कर देंगे? लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा, और बराबर के बाद 3q + 1 का भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला काम करेगा, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये फार्मूला हम लोग इस पर अप्लाई कर देंगे। a की जगह पे हमारा 3q है, और b की जगह पे हमारे पास 1 है, यहाँ पर देखोगे तो प्लस ऐसा ही है कुछ। तो समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला इस पर बस पुट आउट कर देंगे। a² हमारा जस्ट की तरह से रहेगा, फार्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q² यानी a² + b²। तो b की जगह पे 1 है, + 2ab, 2 × 3q × 1 हो गया, ठीक है। इधर किनारे रखो इसको। इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व आउट करोगे तो a² जस का 10, 3 का स्क्वायर होता है 9, q² +
एक का स्क्वायर करोगे तो 1 और 2 3 6, यहाँ पर 6 क्यूब हो जाएगा और प्लस में 1 को किनारे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहो तो यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर जस्ट का 10, यहाँ से हमने 3 को बाहर निकाला, 3 क्यूब को, इसमें डबल क्यूब था तो एगो क्यूब बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ से 3 क्यूब निकल गया तो 3 दूनी 6, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा और प्लस में 1 है तो इसको किनारे लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक क्यूब से लेके इस पूरे पार्टी को हम लोगों ने एम मान लिया तो ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3m आ जाएगा, कोई दिक्कत, और प्लस में 1 है तो प्लस में आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना तुम्हारा आ गया मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब हमें एक और स्थिति लेकर बनाना है 3, तो उस पर लेकर r बराबर 2 लेकर बनाते हैं। r बराबर 2 लेकर बनानी थी। ठीक है, अब स्थिति यहाँ पर कौन काम कर रही है, तीसरा स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था, a बराबर 3 क्यू प्लस में r था, तो इसके जगह पे a बराबर 3 क्यू प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा r की जगह पे। दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी तुम्हारा फार्मूला काम करेगा, ए स्क्वायर जस्ट का 10, 3 क्यूब का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तब भी क्या 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है ना इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर होता है प्लस 2 का 4 हो जाएगा प्लस 2 3 6 दूना का 12 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर जस्ट का 10। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर जस्ट का 10, इसको हम और थोड़ा सजाते हैं, 9 क्यूब स्क्वायर है प्लस में क्या हो जाएगा 12 क्यूब है, एक जगह कर दिया प्लस में 4 को तोड़ दिया 3 प्लस 1 में, क्योंकि 3 कॉमन लेने में मदद करेगा। ए स्क्वायर जस्ट का 10, यहाँ से हम 3 बाहर निकाल देंगे, जैसे 3 के 9, तो यहाँ पर 3 क्यूब स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से 3 चौके 12 तो 4 क्यूब बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा 1 बचेगा प्लस में 1। अब इस पूरे पार्टी को हम क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया 3m प्लस का 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह ये सवाल है जो कि 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी 3 नंबर में पूछता है, और ये बोर्ड का भाई ना बहुत फेवरेट है, आज जीजा नहीं बोलूँगा उसका। ठीक है, ध्यान से देखो, ये सवाल है तुम्हारा, सबसे पहले जो दिया है उसे लिखो और इसमें एक फॉर्मूला बताऊंगा, कहानी खत्म। दिया क्या है मेरे भाई, दिया है जो उसे लिखोगे, दिया है तुम्हारे पास HCF क्या है 306 और 657, इसका तुम्हें निकालना है। इसके बराबर में क्या दिया है तुम्हारा 9। अब इसका एलसीएम निकालना है, दोनों का एलसीएम नहीं पता है, मतलब दोनों सेम चीज़ है। HCF मतलब कहने का मतलब है कि इस संख्या का हम लोग को HCF पता है, एलसीएम नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे। इसका एक सूत्र होता है सिंपल सा। ठीक है, क्या होता है ध्यान से देखो, सूत्र यहाँ पर लिख लो अच्छे तरीके से, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है मेरे भाई, क्या याद पड़ रहा है क्या, बताओ अगर याद पड़ रहा है तो। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुणा एलसीएम होता है, HCF गुणा एलसीएम होता है। अब ये 2 संख्या कौन कौन है, 306 है और 657 है, गुणनफल कर रहा है मतलब गुणा, दोनों संख्याओं का लिख दिया गुणा, बराबर में HCF तुम्हें पता है 9, एलसीएम ना पता बा भैया। अब कैसे निकलेगा ये बहुत आसान तरीका से निकल जाएगा। ये तुम्हारा क्या एलसीएम के 9 कहाँ है, गुणा में, तो गुणा वाला चीज कहाँ भागता है, भागा में, बहुत बढ़िया। तो 306 गुणे 657, इसके बाटा में तुम्हारा 9 आ जाएगा और बराबर में खाली एलसीएम अकेले बचा। अब इधर काट छाड़ दो, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा एलसीएम निकल गया, एकदम हलवा था भाई। तो 9 से 306 कट जाता है कितने बार में, 34 बार में, भागा दे के देख लो। अब 657 से 34 में भागा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 22,338, और यही तुम्हारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, बस तुम्हारा बन गया। मुझे पता है कि आपने इस सवाल को कर लिया है, बट यार ध्यान से सुनो, ये जो आपका सवाल है ना रिवीजन के लिए है, तो स्पेशल है, अच्छे से देखना। ठीक है, √5 को ना अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे पहले जब किसी इंसान को खराब बताना हो चाहे बढ़िया बताना हो तो उसके अपोजिट करते हैं। अगर किसी इंसान को अच्छा साबित करना है तो उसकी बुराई गिनवाते हैं, नहीं है तो अच्छा है। तो इसका भी हम सेम उसी तरह से करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे ध्यान से समझो, इसको हम लोग उल्टा मान लेंगे। माना कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से सुनना सारी चीजें, मजा आएगा भाई। ठीक है, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या जब है, ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है,
तो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कैसे लिखा आता है, a बटा मान लो b है। अब ऐसा क्यों लिखा, p बटा q के रूप में लिखा आता है परिमेय संख्या, आपको पता है इसलिए। अब यहाँ पर तुम्हें पता है कि p और q क्या है, जिससे मान लो p क्या होता है, तो यहाँ पर a b तुम्हारा क्या हो जाएगा, माना a और b। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है मेरे भाई, ठीक है, सहअभाज्य संख्या। अब इसको हम लोगों ने तो मान के लिख दिया, अब इसको सोल्व आउट करेंगे। अब दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक ना, क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। जब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का भी वर्ग हो जाएगा और बराबर में a बटा b का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का भी हम लोगों ने वर्ग कर दिया। अब 5 बराबर तुम्हारे पास क्या होगा, क्योंकि √5 का वर्ग करोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, खाली 5 आ गया, ठीक है। अब a बटा b का वर्ग करोगे तो ये तो जस का तस रहेगा, यानी कि a का स्क्वायर भी हो जाएगा और b का स्क्वायर रहेगा। अब ध्यान से सुनो, b कहाँ है, भागा में, कहाँ चल जाएगा, गुणा में, तब 5b² बराबर में क्या हो गया, a² हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो b² बराबर a² और 5 गुणा में है तो 5 कहाँ जाएगा, भागा में, इसको पहले ले गया गुणा में फिर इसको ला दिया भागा में, सिंपल, बस थोड़ा सा चेंज किया। अब देखो यार, a² का भागे में क्या है, 5 है, यानी कि a² का गुणनखंड क्या है, 5 है। यहाँ पर लिखो अर्थात, स्टेटमेंट लिखना इसमें बहुत मस्ट है क्योंकि 5 नंबर का सवाल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अर्थात a² का 1 गुणनखंड 5 है, ध्यान से समझो, क्या है, गुणनखंड क्या है, 5 है, ठीक है। तो a का भी गुणनफल क्या होगा, तो हम कह सकते हैं तो a का भी गुणनखंड क्या होगा मेरे भाई, 5 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो a का भी गुणनखंड 5 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो हमने स्टेटमेंट तो लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अब हम मान लेंगे a बराबर 5n मानेंगे, जहां n कोई एक पूर्णांक होगा, मतलब नंबर होगा, कोई संख्या जो है पूर्णांक है, हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। चलो एक लाइन और करते हैं, मान लिया, ठीक है, माना a बराबर 5n, जहां n क्या है, ऐसा लिख सकते हो, जहां पर n पूर्णांक है, ठीक है मेरे भाई, जहां पर n क्या है, पूर्णांक है, लिख दिया हम लोगों ने, n क्या है, पूर्णांक है। अब ध्यान से देखो, तो √5 बराबर हमारे पास क्या होगा, √5 बराबर मान लो a बटा में b है, क्योंकि √5 को ही सिद्ध कर रहे हैं a बटा b के रूप में, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करेंगे, इसमें ध्यान से सुनना, अगर हम दोनों पक्षों का इसका भी वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, अब दोनों पक्ष का हम जब वर्ग करेंगे तो √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में a बटा b का स्क्वायर होगा। तो हमने a को क्या माना है, 5n, तो यहाँ पर a की जगह पे 5n आ जाएगा बटा में b, तो 5n बटा में b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर आप तोड़ के लिखोगे तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, √5 का स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर तुम्हारा 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और n का स्क्वायर n² ही रहेगा। अब बाटा में b² है तो बाटा में b² ही रहेगा। अब b² कहाँ है, भागा में कहाँ जाएगा, गुणा में, तब 5b² हो जाएगा जैसे ऊपर करा था और बराबर में यहाँ पर 25n² हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, 5 कहाँ है तुम्हारा, गुणा में, कहाँ चल जाएगा, भागा में, तब b² बराबर 25n² बटा में क्या हो जाएगा, 5। अब 5 25 क्या हो जाएगा, खत्म। तो b² बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 5n² आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था, इतना समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है तुम्हारा कि b² बराबर 5n² तुम्हारा आ गया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब ये 5 गुणा में है n के, इधर आएगा तो भागा में ला सकते हो, तो कह सकते हो कि b² बटा में 5 बराबर में खाली क्या आ गया, n² आ गया। इस तरह से हमने लिख दिया। अब स्टेटमेंट लिख देंगे बस। तो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, अर्थात b² का गुणनखंड 5 है, ठीक है, सेम उसी तरह से जैसा उसमें लिखा था, b² का गुणनखंड 5 है गुणनखंड, तो b का भी क्या होगा, 5 होगा, b का भी गुणनखंड क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा। ध्यान से चीजें, ठीक है, तो b का भी गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। इतना तो हम लोगों ने लिख दिया। तो हम कह सकते हैं a और b एक गुणनखंड है 5 का, तो हमने डिटेल में लिख दिया कि b² का गुणनखंड 5 है तो b का भी गुणनखंड 5 होगा। a और b का गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हम लोगों ने सोचा था उसका बिल्कुल भी उल्टा है। तो a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया, √5 एक, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा गाइस।
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मैथ का, उसमें देखोगे तो सब चैप्टर का मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना, जब वीडियो डालूंगा वहाँ पर आ जाएगा। इसमें 2 संख्याएं हैं और इससे भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है, ठीक है, सिंपल सा बात है। सबसे पहले दिया है हमारे पास क्या, इसको डिटेल में हम लोग बनाएंगे, भले 4 मिनट क्यों ना लग जाए। दिया है तो पहला संख्या जो दिया है उसे लिखो, पहला संख्या तुम्हारे पास क्या दिया है उसको लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला संख्या हम लोगों के पास क्या है मेरे भाई, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 है। अब हम कॉमन यहाँ से निकाल सकते हैं ना, प्लस के पहले 13 दिख रहा है, प्लस के बाद भी 13 दिख रहा है, यानी 13 को निकाल देंगे तो 7 गुणे 11 बचेगा, और 13 की जगह पे गुणा में 1 बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा, 13 बचेगा। आई होप, सॉरी यहाँ पर 1 बचेगा, 13 बाहर निकल गया। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब जो दूसरी संख्या है उसको हम लोग भी कर देते हैं, ठीक है, जो दिया है उसको हम लोग लिख के कर देते हैं। तो दूसरी संख्या हम लोग के पास क्या दिया है, देखो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 दिया है, ठीक है। तो प्लस के पहले भी 5 दिख रहा होगा, प्लस के बाद भी, तो 5 को कॉमन ले सकते हो, 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4, 5 की जगह पे 1 हो गया, ठीक है, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1। इतना समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। तो पहला और दूसरा संख्या आ गया। अब दोनों में चीजें कॉमन भी निकल गई, तो आप कह सकते हो कि दी गई संख्या ना 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 1 जो 5 है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो हमने पूरा लिख दिया, आपने पढ़ भी लिया, समझ में भी आ गया भाई, कबार दोगे सब चैप्टर, बस फॉलो कर लो मुझे।